तो गाइस पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे फर्टिलाइजर, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैन्योर, है ना। तो मैन्योर फर्टिलाइजर के बीच में आपको डिफरेंस बताया था। क्या फर्टिलाइजर क्या होता है, हमारा सिंथेटिकली जो फॉर्म, मतलब सिंथेटिकली हम लोग उसको फैक्ट्री वगैरह कहीं से भी बनाए हैं। और मैन्योर कौन सा है हमारा, ऑर्गेनिकली फॉर्म एनिमल और प्लांट रेसिड्यू, है ना। वो ऑर्गेनिकल जितना प्लांट और एनिमल जो अवशेष रहता है हमारा, है ना, तो उसको हम लोग क्या है ना सड़ के वो सड़ा हुआ डिकम्पोज होके जो हम बनता है वो है मैन्योर। तो ये जो मैन्योर रहता है वो ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन नहीं रखता न्यूट्रिएंट का जितना फर्टिलाइजर रखता है। तो अभी का जो पहला टॉपिक है क्या है, मैन्योर, है ना। तो मैन्योर क्या करता है, बेसिकली हमारा सॉइल का फिजिकल जो कंडीशन रहता है उसको इम्प्रूवेशन करता है, उसके साथ साथ सॉइल को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है, जो क्लासिफिकेशन है मैन्योर का, कौन सा है, पहला बल्की और सेकेंड जो है उसमें कंसंट्रेटेड। तो जो बल्की टाइप का जो मैन्योर होता है वो कैसा होता है, बल्कि मतलब क्या आप समझते हो, बल्कि मतलब जो है जो ज़्यादा अमाउंट है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जरूरत रहता है हमारा फील्ड के लिए। मतलब देखो इसमें क्या होता है, जो बल्की टाइप का मैन्योर रहता है वो जो मैन्योर रहता है हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालना पड़ता है खेत में। जो कंसंट्रेटेड रहता है उसमें क्या रहता है हमारा, वो भी ज़्यादा अमाउंट में मतलब चाहिए रहता है, बट एज कम्पेयर टू बल्कि से कम रहता है। जो बल्कि रहता है उसमें क्या रहता है, न्यूट्रिएंट का भी कंसंट्रेशन बहुत कम रहता है, 0.5 से लेके 2-3% तक अराउंड रहता है उसका न्यूट्रिएंट। बट कंसंट्रेटेड जो रहता है उसमें 10 से 11% अराउंड उसका न्यूट्रिएंट का अमाउंट रहता है, इसलिए उसका नाम कंसंट्रेटेड है, इसका नाम बल्कि है, ठीक है। तो उसी हिसाब से बल्कि जो मैन्योर रहता है उसके अंदर वो सब क्लासीफाई हुआ है, मतलब उसके अंदर वो जो डिवाइड हुआ है कौन सा टाइप का है। पहला है कौन सा, इसके एग्जाम्पल वर्मी कंपोस्ट, है ना, वर्मी कंपोस्ट बता रहा हूँ। और कौन सा दूसरा कौन सा है, FYM। तीसरा है हमारा जो नॉर्मल कंपोस्ट। चौथा कौन सा है, ग्रीन मैन्योर। ये हमारा बल्कि मैन्योर के अंदर आते हैं। तो जो पहला वर्मी कंपोस्ट वो क्या होता है, पहले हम समझें। वर्मी कंपोस्ट मतलब कौन सा है, हमारा जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म का जो अवशेष रहता है वो जब ग्रो करके हमारा जो सड़ा हुआ कचरा वगैरह रहता है उसके ऊपर ग्रो करके वो उसको और डिकम्पोज करके उसके जो वो लास्ट में जो चीज़ बच जाता है वो हमारा न्यूट्रिएंट रिच रहता है ना। उसका जो एक्सक्रीटरा है ना, वो उसको खा के सड़ के उसका जो एक्सक्रेशन के बाद जो चीज़ बचे रहता है हमारा सड़ने के बाद वो क्या होता है, बचे रहता है, वो क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट है ना। उसमें क्या होता है मेन चीज़ के लिए, वो उसमें न्यूट्रिएंट का स्टेटस कितना रहता है, 1.4% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस, 1.1% पोटेशियम, अराउंड इतना ही अप्रोक्सीमेटली रहता है। कुछ बुक में इधर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बट अप्रोक्सीमेटली आप इतना ही याद रखना, NPK रहता है। तो कौन सा अर्थवर्म हमारा यूज होता है मेनली वर्मी कंपोस्ट के लिए, पहला है एल्यूसियाना फोएटिडा, पेरियोनिक्स एक्सकावेटस। ये जो स्पेसिस है दो यूज होता है हमारा जो अर्थवर्म का, जो मेनली बेसिकली ये वर्मी कंपोस्ट प्रोसेस के लिए यूज होते हैं, जिसको हमारा जो कंपोस्ट ओके में इसको जब हम अर्थवर्म को उसमें डाल देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 500 अर्थवर्म पर जो हमारा कंपोस्ट पीट रहता है, तो वो क्या होता है उन लोग को वो जो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है उसको डिकम्पोज करके उसको सिंप्लीफाई करके मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम खेत में डालने से वो न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है और हमारे खेत का क्या करता है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करता है। तो ये था हमारा वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। मतलब क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर। तो फार्म यार्ड मैन्योर का नाइट्रोजन NPK का परसेंटेज कितना है, 0.5%, N 0.2%, P 0.5% K। इसी और बट ये हम बल्कि, तो इस सब बल्कि क्यों बोल रहा हूँ, देखो आपको बताया था पहले, ये सब में न्यूट्रिएंट क्या रहता है, कम रहता है, बट इसका जो अमाउंट रहता है इसलिए ये जो टन में 25 से 30 टन अराउंड हमारे 1 हेक्टेयर के लिए डालना पड़ता है, 15 से 20 टन, वो रिक्वायरमेंट क्रॉप के हिसाब से भी रहता है जिससे कि न्यूट्रिएंट सफिशेंट मिलता है। तो FYM का जो क्या है, ये कहाँ से मिलता है, हमारे जो कैटल सेड, जो गाय वगैरह जहाँ पे बांधते रहते हैं, वो उन लोग का जो यूरिन हो गया, उन लोग का गोबर हो गया, गोबर खाद, उसको ला के हम एक जगह में रख के डिकम्पोज करके बहुत दिन तक वो सड़ के वो
क्या बनता है हमारा फार्म यार्ड मैन्योर, है ना। तो उसमें कितना % NPK रह गया, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कंपोस्ट, है ना। कंपोस्ट में क्या है, हमारा बाकी जो घर का कचरा हो गया, जो हमारा सब्जी वगैरह का काटने के बाद जो बच गया जाता है वो सब चीज़, और वो जितना ऑर्गेनिक चीज़ रहता है ना, ये जो कंपोस्ट होता है 2 टाइप का रहता है। वो सबसे जो सड़ा बड़ा चीज़ से जो हम कंपोस्ट तैयार करते हैं उसको बोलते हैं हमारा नॉर्मल कंपोस्ट। वो भी 2-3 टाइप से मेथड में बनता है, जैसे इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड, ये सब बहुत सारे मेथड है जिससे हमें उसको कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये जो कंपोस्ट रहते हैं उनमें भी अराउंड 1.4%, 1.3% फॉस्फोरस, 1.4% नाइट्रोजन, इस अराउंड न्यूट्रिएंट भी रहता है ना। ये जो कंपोस्ट रहता है नॉर्मल कंपोस्ट, ये 2 टाइप का है। वो कौन सा, अर्बन कंपोस्ट और दूसरा रूरल कंपोस्ट। अर्बन कंपोस्ट मतलब जो सिटी एरिया का जो कचरा रहता है ना, जैसे स्वेज हो गया, स्लज, है ना, जो नाली वगैरह से कचरा निकलता है या जो सब चीज़ से सिटी से मिलता है, वो उससे जो कंपोस्ट बनता है अर्बन कंपोस्ट। और जो रूरल कंपोस्ट है जो हमारे गांव तरफ का जो कचरा रहता है ना। तो ये 2 टाइप का हो गया, कंपोस्ट हो गया। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर जो है क्या है, पहली बार आपको समझना पड़ेगा। ग्रीन मैन्योर का ग्रीन से मतलब क्या समझते हो, कि यहाँ पे एक लिविंग प्लांट को हम जब ग्रो करके उसी खेत में उसको जब उसको डिकम्पोज कर जाते हैं, तो वो जो डिकम्पोज करने के बाद क्या होता है, उसमें वो भी सड़ जाता है। सड़ने के बाद वहाँ उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट रहता है वो प्लांट को मिलता है। तो वो जो करते हैं हम उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग। तो उसको वो 2 टाइप का है, एक क्या है नॉर्मल ग्रीन मैन्योरिंग, दूसरा ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, है ना। ग्रीन मैन्योरिंग में क्या होता है, डायरेक्ट उसी क्रॉप में, देखिए ये खेत है, इस खेत में हम क्रॉप ग्रो किए, है ना, वो ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप को ग्रो किए। ये जब ये थोड़ा ऐसा स्टेज में हो जाता है जहाँ पे उसका सड़ के नाइट्रोजन ज़्यादा प्रोवाइड करता है वेजिटेटिव स्टेज में, जब वेजिटेटिव स्टेज में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लॉइंग करके उसी मिट्टी में मिला देते हैं। इससे क्या होगा, वो सड़ के वहाँ पे उस जो खेत को क्या बोलते हैं, उसका फिजिकल कंडीशन को ग्रो अच्छा करता है, उसके साथ साथ उसको प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग। और ग्रीन लीफ मैन्योरिंग में क्या करते हैं, खेत में क्या करते हैं हम दूसरी जगह से पत्ती, एक पेड़ से पत्ती लाते हैं, लीव, उसका लीव्स लाके, लीव और उसका वेजिटेटिव पार्ट, ट्विग्स हो गया, है ना, वो सबको लाके कलेक्शन करके वहाँ पे फील्ड में हम डाल देते हैं। उससे क्या होगा, वो सड़ के जब उसको मैन्योर प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। लीफ इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लीव्स और उसका जो वेजिटेटिव सकुलेंट पार्ट रहता है उसको डालते हैं। तो ठीक है, तो ये ग्रीन मैन्योरिंग और ये जो टोटल ग्रीन मैन्योरिंग कौन सा टाइप का क्रॉप में मतलब ज़्यादा यूज होता है, लेग्यूमिनेसी जो फैमिली का जितना प्लांट रहता है उसी को स्पेशली यूज होता है हमारा ग्रीन मैन्योरिंग में। तो ग्रीन मैन्योरिंग का जो नॉर्मल ग्रीन मैन्योरिंग है उसमें कौन सा प्लांट यूज होता है, सेसबानिया एक्युलेटा। सेसबानिया एक्युलेटा क्या बोलते हैं उसको, ढेंचा। और कौन सा हमारे यूज होता है, सॉनहेम्प, है ना, सॉनहेम्प यूज होता है, सॉनहेम्प। इसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम है इसका, क्रोटोलरिया जंसिया। क्रोटोलरिया जंसिया, ये जो होता है मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्रॉप, मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप, मोस्ट आउटस्टैंडिंग, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये था हमारा ग्रीन मैन्योरिंग से हमारा मैन्योर प्रोवाइड करेंगे। ये सब जो था हम क्या पढ़े हम सब बल्कि मैन्योर में। बल्कि मतलब इसका अमाउंट जो रहता है ज़्यादा यूज होता है हमारा फील्ड को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने या मैन्योरिंग प्रोसेस में। ठीक है, ये हमारा टाइप्स था। पहला जो FYM था, FYM में 0.5%, 0.2, 0.5% NPK रहता है। और ये कहाँ पे होता है, कैटल का शेड का जो गोबर और वहाँ का जो यूरिन से, है ना, उसमें नाइट्रोजन NPK रहता है। दूसरा जो वर्मी कंपोस्ट था वो हमारा अर्थवर्म का डिकम्पोजिशन से जो कंपोस्टिंग होता है, उसका जो एक्सक्रेटा रहता है वो जो बचे रहता है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है कंपोस्टिंग, जो अर्बन कंपोस्ट, रूरल कंपोस्ट में रहता है। उसके बाद ग्रीन मैन्योरिंग 2 टाइप का। हाँ, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग को आपको बताना भूल गया था। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग में कौन सा प्लांट का लीफ लाते हैं, महुआ, करंज, है ना, ये सब जो प्लांट रहता है इसका ग्लैरिसीडिया, ये जो प्लांट रहता है उसका जो लीव्स को हम लाके डिकम्पोज करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। ठीक है, ये था हमारा बल्की न्यूट्रिएंट में। नेक्स्ट मैन्योरिंग कौन सा है, कंसंट्रेटेड मैन्योरिंग। ठीक है, नेक्स्ट मैन्योरिंग में कौन सा आता है, कंसंट्रेटेड मैन्योरिंग। कॉन्सेंट्रेटेड सेकेंड में। तो कॉन्सेंट्रेटेड से आप क्या समझते हो, इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट कंस्टिट्यूएंट जो है, न्यूट्रिएंट का अमाउंट जो है
ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बल्की, है ना। और ये क्या होता है, बल्की का मैन्योर से कम थोड़ा यूज होता है, ठीक है इसमें। तो इसमें कौन सा आता है, ऑयल केक। ऑयल केक जब हम क्या है ना, जो ऑयल सीड से है ना, जैसे ऑयल सीड जैसे हमारा हो गया कौन सा, नीम ऑयल निकाल लिए, है ना, कि सैफ्लावर का निकाल लिए, है ना, ग्राउंडनट का नीम ऑयल निकालने के बाद जो उसका जो केक बच जाता है, जो बाकी जो चीज़ बच जाता है, उसमें क्या रहता है, हमारा न्यूट्रिएंट रिच रहता है, न्यूट्रिएंट रहता है। तो उसको जब हम खेत में डालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑयल केक बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑयल केक में से कौन सा सबसे ज़्यादा रहता है, सैफ्लावर। सैफ्लावर जो है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, 7.8% नाइट्रोजन रहता है। सेकेंड कौन सा है, ग्राउंडनट रहता है, उसमें 7.2% नाइट्रोजन रहता है। याद रखिएगा, ये जो ऑयल केक है उसको यूज करते हैं। सेकेंड कौन सा आता है हमारा कंसनट्रेटेड वाला है, मिल। मिल में क्या है, बोन मिल, फिश मिल, ब्लड मिल, ये सब यूज करते हैं। तो बोन मिल क्या है, जो हड्डी है ना, जैसे कोई एनिमल मर गया है ना, तो उसका जो जैसे हमारा जो कसाई घर रहता है, कसाई वगैरह जहाँ पे रहता है, वहाँ पे हड्डी जो रहता है उसको ला के ना सुखा के ग्राइंडिंग करके उसको यूज करते हैं। वहाँ से उसमें क्या रहता है, जितना बोन मिल रहता है उसमें फास्फोरस का अमाउंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि बोन में आपको याद होगा फास्फोरस ज़्यादा रहता है ना, उसमें पाया जाता है। और फिश मिल क्या है, हमारा मछली के, देखिए कुछ जगह में मीट का जो फिश का प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, मछली जो सड़ा मड़ा जो भी रहता है उससे जब उसको यूज करते हैं हमारा मैनोरिंग प्रोसेस में, मतलब उसको डालते हैं उसमें, उसको बोलते हैं फिश मिल, है ना। फिश मिल में क्या रहता है, उसमें भी नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ज़्यादा रहता है। अब ब्लड मिल भी वही, कसाई घर पे जो ब्लड रहता है उसको क्या करते हैं, सुखा के उसको पाउडर फॉर्म में डालते हैं, है ना, वो मैनोरिंग में, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लड मिल। इससे भी नाइट्रोजन बहुत रहता है उसमें, प्रोसेसेस अराउंड 7 to 8% नाइट्रोजन या 4 to 5% ऐसे रहता है ना। ये हो गया हमारा मिल, है ना, जो कि हमारा कंसंट्रेटेड वाला था। और तीसरे में कौन सा आता है हमारा, स्वेज स्लॉज। स्वेज मतलब क्या समझते हो आप, स्वेज एंड स्लॉज, जो हमारा देखे होंगे ड्रेन वगैरह रहता है, ड्रेन वगैरह में देखना बहुत दिन हो गया, डिकम्पोज हो गया, जो न्यूट्रिएंट रहता है वो जो सड़ के रहता है उसको हम लोग ला के डालते हैं खेती में। उससे क्या होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रहता है, ठीक है। ये जो तीनों था हमारा कॉन्सेंट्रेटेड टाइप का न्यूट्रिएंट था, है ना। और गुआनो है, गुआनो क्या मतलब क्या है, जो चिड़िया, जो बर्ड्स रहते हैं, चिड़िया रहता है, उसका जो एक्सक्रीटर रहता है उसको भी यूज करते हैं, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट में आता है, ठीक है। ये तो हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी बायो फर्टिलाइजर। देखिए ये जो चीज़ सब आपको बताया, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, बल्कि क्या होता है, आपको ये चीज़ तो देखिए, पहली बात तो इसमें न्यूट्रिएंट कितना है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझाने वाला चीज़ नहीं कि न्यूट्रिएंट परसेंटेज कितना है करके, तो आपको उसको तो याद ही रखना पड़ेगा, है ना। पहली बात जो मैन्योर हो गया, बट चीज़ जानना है कि इसको क्या क्यों बोलते हैं कंसंट्रेटेड, इसको बल्कि क्या बोलते हैं, इसमें क्या क्या आता है, इसलिए ब्रीफली आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें समझने वाला तो चीज़ ही नहीं है कि हाँ ये क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। ये सब डाटा चीज़ है, मतलब इसको आपको याद करना पड़ेगा, इतना परसेंटेज नाइट्रोजन, इतना परसेंट फास्फोरस, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन आता है कंसंट्रेटेड में कि वो सैफ्लावर वाला क्वेश्चन पूछता है, और जैसे बोन मिल में ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। और जो बल्कि वाला न्यूट्रिएंट में है, ग्रीन लीफ मैन्योर कौन सा है इनमें से, है ना, कौन सा मोस्ट आउटस्टैंडिंग है, इस टाइप का क्वेश्चन उससे पुटअप होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर मतलब क्या समझते हो, इसमें क्या होता है, हमारा माइक्रोब्स को यूज करके, माइक्रोब्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके जब हमें फर्टिलिटी मिलता है प्लांट को, है ना, सॉइल का जो फर्टिलिटी स्टेटस को हम बढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर का बहुत सारे टाइप्स है ना। पहला टाइप्स कौन सा है, नाइट्रोजन कंट्रीब्यूटिंग बायो फर्टिलाइजर। तो ये जो नाइट्रोजन कंट्रीब्यूटिंग बोला, मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायो फर्टिलाइजर रहेगा वो क्या हमारा सॉइल को प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन। तो पहला जो नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोटिक रिलेशन, है ना। तो जो राइजोबियम रहता है, बैक्टीरिया रहता है, वो क्या करता है, हमारा लेग्यूम जो प्लांट रहता है उसका जो रूट में नोडल फॉर्मेशन करता है, और उस नोडल में क्या करता है, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन रहता है उसको लाके वो
उसमें सिंथेसिस करता है, और उससे क्या होता है हमारा लेग्यूम क्रॉप्स को इसलिए नाइट्रोजन का जरूरत नहीं पड़ता ज़्यादा, है ना, उसमें फास्फोरस और पोटेशियम का ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो ये जो राइजोबियम रहता है वो अलग अलग स्पेसिस का रहता है, जैसे बहुत सारा लेग्यूम क्रॉप अलग अलग टाइप का रहता है, तो उसी के हिसाब से उसका अलग अलग स्पेसिस के लिए अलग अलग राइजोबियम का स्पेसिस लगता है। ठीक है, मतलब अलग अलग लेग्यूम क्रॉप, जैसे पी के लिए अलग, है ना, जैसे फेनुग्रीक उसके लिए अलग, है ना, राजमा के लिए अलग, तो सबके लिए अलग अलग राइजोबियम का जीनस तो राइजोबियम है, स्पेसिस मेलियोलेटस हो गया, जापोनिकम जैसे राइजोबियम जापोनिका, वो किसके लिए यूज होता है, हमारा ग्राउंडनट वगैरह के लिए यूज होता है। तो ये सब चीज़ अलग अलग स्पेसिस के लिए, उसको इसलिए क्या बोलते हैं, क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप भी बोलते हैं कभी कभी, है ना। 7 क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप है, मैं आपको बता दूंगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। मेनली क्वेश्चन पूछता है ग्राउंडनट का, है ना, कौन सा वाला, उसका सोयाबीन हो गया, है ना, ये सब का क्या है, राइजोबियम जापोनिका है। ठीक है, ये हो गया राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोटिक। इसमें सिम्बायोटिक क्यों है, यहाँ पे राइजोबियम क्या होता है, लेग्यूम को क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, और लेग्यूम उसके बदले उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया सिम्बायोसिस से, जिससे नाइट्रोजन प्रोवाइड हुआ, है ना, नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट हुआ इसका बायोलॉजिकल एसोसिएशन के साथ। नेक्स्ट कौन सा है, एसोसिएटिव वाला, है ना, एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये कौन सा स्पेसिस करता है, एजोस्पेरिलम। एजोस्पेरिलम कहाँ करता है, ये शुगर केन हो गया, राइस हो गया, यहाँ इसका जो फील्ड रहता है उसमें वो ये क्या करता है, नाइट्रोजन उसका जो क्रॉप के साथ एसोसिएटेड, मतलब क्रॉप के साथ रह के, पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं करता, उसके साथ रह के नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। ये हो गया एसोसिएटिव। नेक्स्ट कौन सा है, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया रहता है वो क्या करता है, जो क्रॉप के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, वो डायरेक्ट सॉइल में रहता है, और डायरेक्ट सॉइल में बिना किसी के साथ, मतलब फ्रीली रह के वो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसका एग्जांपल कौन सा है, एजोटोबैक्टर। इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि एक बार बता चुका हूँ आपको, जब मैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बताया था तभी भी बताया था, और एक बार बता दे रहा हूँ। ये क्या है, एजोटोबैक्टर है। ठीक है, ये जो 3 टाइप का नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा पढ़ लिए। नेक्स्ट कौन सा है, एजोला एनाबेना एसोसिएशन। एजोला क्या है, एक तो फर्न है जो कि हमारा जो पानी जहाँ पे रहता है ज़्यादा वहाँ पे वो ग्रो करता है, और ये जो फर्न का जो लीफ रहता है, लीफ में क्या आता है, एनाबेना नाम का सियानोबैक्टीरिया रहता है, वो दोनों का एसोसिएशन रहता है, मतलब उन दोनों सिम्बायोसिक एसोसिएशन रह के वो जो सियानोबैक्टीरिया रहता है इसके फर्न में नाइट्रोजन, फर्न जो एजोला रहता है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये मेनली किसमें, कौन सा प्लांट, कौन सा क्रॉप में यूज होता है, राइस में। ठीक है, राइस में एजोला एनाबेना नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहाँ पे कि एजोला क्या है, एक फर्न है, एनाबेना क्या है, एनाबेना एजोली, इसका साइंटिफिक नेम है एनाबेना एजोली। जो साइनोबैक्टीरिया रहता है वो उसका फर्न के लीफ में रह के नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और तीसरा कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया रहता है जो बीजी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ये फ्रीली भी हमारा राइस जो प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा नाइट्रोजन कंट्रीब्यूटिंग बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस कंट्रीब्यूटिंग। नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस कंट्रीब्यूटिंग बायो फर्टिलाइजर। तो फास्फोरस कंट्रीब्यूटिंग मतलब क्या है, ये जो बायो फर्टिलाइजर रहेंगे फास्फोरस को, देखिए पहली बात तो हमारा फास्फोरस जो सॉइल में रहता है वो ना इनसोल्यूबल फॉर्म में रहता है। तो कुछ बायो फर्टिलाइजर रहते हैं वो क्या करते हैं, उसको सोल्यूबलाइज करते हैं, मतलब वो एसिड सिक्रेशन करते हैं। एसिड सिक्रेशन करने से क्या होता है, हमारा जो इनसोल्यूबल फॉर्म में रहता है वो सोल्यूबलाइज फॉर्म में आ जाता है वो फर्टिलाइजर। ठीक है, मतलब वो फास्फोरस न्यूट्रिएंट सोल्यूबलाइज फॉर्म में आ जाता है, जिससे कि प्लांट उसको अपटेक कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फास्फोरस कंट्रीब्यूटिंग में। और एक और दूसरा कौन सा है, फास्फोरस एब्जॉर्बर, मतलब वो जो माइक्रोब्स क्या रहता है वो फास्फोरस को अपटेक कर देता है, फिर उससे प्लांट क्या है ले लेता है अपने अंदर, है ना। तो ये 2 टाइप का। तो पहला टाइप का कौन सा है, फास्फोरस सोल्यूबलाइजर। इसका एग्जांपल कौन सा है, हमारा बैसिलस, स्यूडोमोनास और ये दोनों क्या था, बैक्टीरिया था। और फंगस में कौन सा है, एस्परजिलस। ठीक है, ये था हमारा फास्फोरस सोल्यूबलाइजर। ये क्या करते हैं, हमारा एसिड सिक्रेट करते हैं सॉइल में, जो कि फास्फोरस को सोल्यूबलाइज फॉर्म में अवेलेबल करता है, जिससे प्लांट उसको अपटेक करता है। दूसरा कौन सा है, फास्फोरस एब्जॉर्बर। इसमें क्या करता है, माइकोराइजा।
माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा है फंगस, कुछ फंगस रहता है उनका, फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जो हायर प्लांट रहते हैं उनका रूट्स के बीच में एसोसिएशन होता है, वो दोनों म्यूचुअल एसोसिएशन करते हैं, जिससे कि जो रूट्स रहता है वो फंगस को न्यूट्रिएंट, दूसरा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर वगैरह खाने के लिए देता है और न्यूट्रिएंट देता है, और फंगस उसके बदले क्या देता है? प्लांट को फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। ये माइकोराइजा, ये क्या होता है? हमारा फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है। तो ये तो था हमारा फॉस्फोरस कंट्रीब्यूटिंग हमारा बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, हमारा ये था बायो फर्टिलाइजर टोटल हो गया। अब हमारा मैन्योर फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर सब हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल। ठीक है, हमारा फर्टिलिटी वाला तो चैप्टर खत्म हो गया, जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर के बारे में पढ़े, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़े और मैन्योर के बारे में पढ़े और बायो फर्टिलाइजर भी पढ़े। अब हम लोग को पढ़ना है प्रॉब्लमेटिक सॉइल, प्रॉब्लमेटिक सॉइल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या क्या है? बेसिकली देखो, पहली बात, बहुत सारे जो सॉइल में हम क्रॉप ग्रोथ करना बहुत इजी नहीं रहता, मतलब वहाँ पे क्रॉप का ग्रोथ नहीं हो पाता किसी प्रॉब्लम के कारण, उसको बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल। बेसिक चीज़ है। तो वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल किसके कारण रहता है? देखिए, पहली बात तो बहुत सारा फैक्टर है प्रॉब्लमेटिक सॉइल का। एक तो है सालिनिटी, मतलब सॉल्ट का डिपोजिशन होता। दूसरा कौन सा? अल्कालिनिटी, जहाँ पे सोडियम का डिपोजिशन है, मतलब अल्काली सॉल्ट का। और तीसरा कौन सा? एसिडिटी, एसिडिटी जब हो जाता है। और क्या हो रहता है? जैसे वाटर लॉक्ड कंडीशन रहता है ना। ये सब जो वेरियस फैक्टर होता है जिससे कि क्रॉप का ग्रोथ नहीं हो पाता है ना। क्रॉप का ग्रोथ में बहुत सारा टॉक्सिसिटी हो जाता है, इसके कारण क्रॉप का अच्छे से ग्रो नहीं होता। तो वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल इंडिया का बहुत सारे एरिया में, जैसे अल्काइल सलाइन जो सॉइल है, सलाइन जो सॉइल है केरला तरफ है ना, राजस्थान तरफ है ना, जो एरिड सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है। जो अल्कालिन सॉइल है वो कहाँ पे? हमारे यूपी तरफ, गुजरात तरफ है ना, वो पाया जाता है। और एसिडिटी की सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, जैसे असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर साइड में एसिडिक सॉइल पाया जाता है ना। तो ये जो सब जो सॉइल जो टाइप है उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लमेटिक सॉइल। ठीक है, तो पहला टाइप हम अभी पढ़ेंगे कि कौन सा टाइप का प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, उसका कैसे होता है, उसका क्या कैरेक्टराइजेशन है, उसको जानने के लिए, और उसका रिक्लामेशन कैसे होता है, मतलब उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, यूज फॉर कैसे किस फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो इसका क्वेश्चन बहुत आता भी है ना, तो आपको इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तो पहला जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल कौन सा है? सलाइन सॉइल। मैं आपको पहली बार उस टाइम जब आपका पढ़ा रहा था, जब सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इसके आइडिया भी दिया था आपको। तो भी और एक बार हम लोग बात करते तो आपको याद भी हो जाएगा। सलाइन सॉइल, तो सलाइन जो सॉइल है, बेसिकली सलाइन सॉइल से हम क्या समझते हैं? इसमें क्या समझते हैं, किसके कारण सलाइन है? कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट। अब किसका सॉल्ट है ना, कौन सा? ये तो कैल्शियम मैग्नीशियम कैटायन हो गया। जब सॉल्ट बनता है तो दो चीज़ रहता है, एक क्या है? कैटायन रहता है, कैनायन रहता है। तो ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम ये तो कैटायन हो गया। किसका, कौन सा आयन का सॉल्ट है? क्लोराइड एंड सल्फेट। ठीक है, ये सलाइन सॉल्ट है। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम। तो इससे क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कहाँ पे होता है? ये कहाँ होता है? एरिड एंड सेमी एरिड, जहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, सूखा एरिया वहाँ पे पाया जाता है, एरिड सेमी एरिड एरिया में। ठीक है, ये हो गया। और इसको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, मतलब इसमें कैसे पता चलेगा कि ये सलाइन है कि नहीं? ये किससे करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, ईसी, इससे पता चले। ईसी का हमारा यूनिट क्या है? मिलीमो पर सेंटीमीटर, डेसीसाइमन पर मीटर। ठीक है, इससे यूनिट है, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा सलाइन सॉल्ट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला हमारा है सलाइन सॉल्ट। तो सलाइन सॉल्ट का और एक चीज़ है क्या, उसको क्या बोलते हैं? पहली बात इसको क्या बोलते हैं? और व्हाइट अल्काली, व्हाइट अल्काली बोलते हैं, क्योंकि जो ये देखिए कैल्शियम रहता है, मतलब आपको क्या है, कैल्शियम रहता है मतलब क्या है, वो व्हाइट कलर का रहता है। जैसे देखोगे आप चूना वगैरह रहता है, वो कौन सा कलर का है? व्हाइट कलर है, चॉक है, तो इसलिए उसको व्हाइट अल्काली बोलते हैं, है ना। और इसको और क्या बोलते हैं? सोलान चॉक, सोलान चॉक भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सलाइन सॉइल। तो इसका और कैरेक्टरिस्टिक भी हम देखना पड़ेगा, कितना पीएच रहता है, क्या रहता है, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना रहता है, ग्रेटर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर। और इसका जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना रहता है, लेस देन 15। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या रहता है, लेस देन 13। इसका जो पीएच रहता है कितना रहता है,
लेस देन 8.5। ठीक है, ये था हमारा सलाइन सॉल्ट। तो सलाइन सॉल्ट का फिर ये तो पढ़ लिया हमारा सॉल्ट, इससे प्लांट को क्या होता है, नुकसान क्या होता है। देखिए सलाइन सॉल्ट होने से क्या होता है, हमारा जब कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह रहता है तो उससे क्या होगा, हमारा प्लांट को न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी, जब ज़्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम पाएंगे तो कौन सा पोटेशियम का डेफिशिएंसी हो जाता है, हमारा उस रेगुलेशन जो प्रोसेस है वो हमारा बिगड़ जाता है। ठीक है, उससे क्या हो सकता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट का टॉक्सिसिटी भी पाया जाता है, उसका डेफिशिएंसी भी पाया जाता है, जैसे आयरन का हो गया है ना। तो ये सब चीज़ भी होता है, और क्या होता है, हमारा रूट का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, सलाइन सॉल्ट वगैरह में। तो सलाइन सॉल्ट का ये फायदा है, उसका जो रिक्लेमेशन करने मतलब उसको सुधारने के लिए ये फायदा है। ठीक है, सलाइन को मैं आपको बताया था क्या सॉल्युबल है, ये क्या का सॉल्युबल है, मतलब पानी में घुल जाता है। जब पानी में घुल जाता है तो इसका रिक्लेमेशन के लिए हम कैसे कर सकते हैं, रिक्लेमेशन उसका कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम पानी को वो जो जैसे ये फील्ड है ना, ये फील्ड हमें पता चला कि सलाइन है ना, बट हमें क्रॉप इसके लिए ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पानी में हमें पानी भर देंगे। ठीक है, वाटर लॉग कंडीशन करके फिर उसको ड्रेन कर देंगे, ड्रेनेज कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हम पानी भर दिए उससे क्या होगा, वो जो सॉल्ट रहता है वो पानी में घुल गया, और घुलने के बाद उसको जब हम ड्रेन कर दिए वो घुल के चला गया फील्ड से, तो वो नॉर्मल सॉइल हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, हम मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करते हैं। और क्या कर सकते हैं वहाँ पे, हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज कर सकते हैं, है ना, ऑर्गेनिक मैटर दे सकते हैं वहाँ पे। जैसे हम दूसरा क्रॉप लगा सकते हैं जो कि उसके लिए सूटेबल, जैसे बार्ली हो गया, बार्ली, शुगर बीट, है ना, शुगर बीट, व्हीट, ये सबको हम वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। मेन ये इसका क्या है, ड्रेनेज करना। ठीक है, उसको बोलते हैं हमारा ड्रेनेज, और लीचिंग करेंगे, है ना, उसी के हिसाब से हमारा क्या है, लीचिंग रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, मतलब कितना पानी चाहिए हमारे वहाँ का सॉइल को रिक्लेमेशन करने के लिए। ठीक है, तो रिक्लेमेशन के लिए सलाइन सॉल्ट को क्या है, मैन्योर, ड्रेनेज, है ना, लीचिंग करके। मतलब लीचिंग कैसे होगा, जब ये पानी के साथ सॉल्युलाइज हो जाएगा वाटर लॉग कंडीशन करके, फिर पानी डालने के बाद जब सॉल्युलाइज हो जाएगा हम उसको ड्रेन कर देंगे, लीचिंग होके नीचे चले जाएगा। ठीक है, ये था हमारा बेसिक सलाइन सॉल्ट का क्या है ना। ये हमारे सलाइन सॉल्ट कहाँ पे पाया जाता है, मेनली हमारा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पे हमारा सलाइन सॉल्ट ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा टाइप का सॉइल कौन सा है, अल्कालाइन सॉइल। ठीक है, लास्ट में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा ये कैसे याद रखना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ESP, SAR कैसे याद रखना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सेकेंड जो सॉइल है कौन सा, अल्काली सॉइल। अल्काली सॉइल मतलब क्या है, आपको बताया था जो पीरियोडिक टेबल में बताया था, पीरियोडिक टेबल है ये है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है ना। पहला जो ग्रुप रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, अल्काली मेटल। सेकेंड वाला अल्कालाइन अर्थ मेटल। तो पहला ग्रुप में कौन सा आता है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आते हैं। सेकेंड में कौन सा आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो अल्काली सॉइल मतलब क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, सोडियम। जब सोडियम का सॉल्ट ज़्यादा रहता है उसको बोलते हैं अल्काली सॉल्ट। और ये सोडियम का कौन सा फॉर्म में रहता है, एनायन का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट फॉर्म। ठीक है, ये जब रहेगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, अल्काली सॉइल। इसके कैरेक्टराइजेशन क्या है, मतलब ये किससे पता चलेगा, हमारा SAR, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो से, इलेक्ट्रिक एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, इससे आपको बताया था जब मैं ये पढ़ाया था उस टाइम सॉइल फार्मिंग प्रोसेस, उस टाइम SAR क्या होता है, ESP क्या होता है ना। तो ये एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, उससे हमें पता चलेगा कि अल्काली सॉइल कितना है। तो इसका कैरेक्टराइजेशन हम लोग देखेंगे कितना है। इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगा 4 डेसीसाइमन पर मीटर। क्यों कम हुआ, क्योंकि इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है। जो इसी कब ज़्यादा होता है, जब जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा रहता है, मतलब सलाइन सॉल्ट में। इसका ESP कितना रहता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ग्रेटर देन 15%, है ना, क्योंकि यहाँ पे सोडियम है। एस फॉर आपको बताया था उस टाइम की सोडियम है, सोडियम ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि ये अल्काली सॉल्ट है ना। अभी SAR यहाँ पे भी सोडियम है तो ये भी ग्रेटर देन 13 होगा। ये 15-13 हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपको बस ये साइन पता करना है कि ये साइन ज़्यादा होगा कि कम होगा, वो आपको कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा चार्ट टाइप का। ठीक है, ये हो गया। और pH इसका कितना होगा, 8.5 से लेके 10 तक, है ना। इसका pH ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे अल्काली मेटल है। ठीक है, इसके कारण होता है। और ये जो सोडियम अल्काली सॉइल है उससे क्या हमारा नुकसान होता है क्रॉप का, ये देखिए। सोडियम के कारण क्या होता है, टॉक्सिसिटी के कारण वो क्या होता है, हमारा रूट को इंजरी प्रोवाइड करता है ना, रूट का ग्रोथ नहीं हो पाता। और ज़्यादा अल्काली के कारण हमारा जैसे
आयरन, मैंगनीज, ये सब का डेफिशिएंसी पाया जाएगा, है ना। तो मॉलिब्डेनम वगैरह का टॉक्सिसिटी पाया जाएगा क्योंकि वो पीएच बढ़ा देता है ये, है ना। कैल्शियम वगैरह का डेफिशिएंसी पाया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते इसको, और क्या बोलते हैं हम लोग, सोलोनेज भी बोलते हैं ये वाला अल्काली सॉइल को, या ब्लैक अल्काली सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक अल्काली क्यों बोलते हैं, इसका कलर के लिए। इसका कलर क्यों होता है मैं आपको बताया था। जो सोडियम आयन रहता है वो क्या करते हैं, हमारा जो क्ले पार्टिकल रहता है उसको डिस्पर्स करता है, मतलब एक दूसरे से अलग कर देता है, दूरी फेंक देता है ना। तो ये क्या करता है, सोडियम जब ज़्यादा रहता है सॉइल में, वो जो ह्यूमस रहता है, ह्यूमस ब्लैक कलर का रहता है, उसको डिस्पर्सन करके उस सॉइल का ऊपर लेयर में ले आता है, ठीक है। ऊपर लेयर में जब आ जाता है उसका कलर क्या होता है, ह्यूमस के कारण ब्लैक हो जाता है। तो इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक अल्काली भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या करता है इसके कारण, सोडियम के कारण हमारा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और इसका रिक्लेमेशन कैसे करेंगे हम लोग, इसका रिक्लेमेशन के लिए हमें उसको पहले तो सोल्यूबलाइज बनाना पड़ेगा। इसका जो फंडा है क्या है, हमें इसको सोल्यूबलाइज फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और सोल्यूबलाइज फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करें, देखिए सोडियम तो पहली बात इनसॉल्युबल है, उसको सोल्यूबलाइज फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेगा, हमें इसको कैल्शियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम, इसमें इसके जब इसको डालेंगे हम लोग क्या होता है, वो सोडियम सल्फेट बनाया है, सोडियम सल्फेट बन जाता है जो कि सॉल्युबल है ना। जब सल्फेट और क्लोराइड फॉर्म में रहता है चीज़, क्या होता है वो सॉल्युबलाइज हो जाता है। तो ये जब हम इसके बाद पानी दे दिए है ना, जब हम वाटर का अप्लाई करेंगे वो फील्ड में, वो क्या होता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है ना। और इसके लिए क्या यूज होता है, हमारा पायराइड्स यूज होता है, आयरन सल्फाइड, इससे भी वो सल्फर लेके Na2SO4 सोडियम सल्फाइड बनाता है। और किससे, नॉर्मल जो सल्फर उसको भी यूज करते हैं, इससे भी वो Na2SO4 फॉर्म में बना के उसको नीचे पानी में घुल जाता है ना। ये मैंने हम सल्फर डालने का, सल्फर का जो फॉर्म है ना, जिस फॉर्म में सल्फर हम यूज कर सकते हैं, हम यूज करते हैं, जिससे वो क्या करता है, घुलनशील बन जाता है, मतलब सोडियम सल्फेट बन के वो नीचे मतलब लीचिंग होके लॉस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना है, कौन सा हम यूज करते हैं, जिप्सम। तो जिप्सम रिक्वायरमेंट जो है ना, वो किसके लिए, कौन सा टाइप का सॉइल के लिए होगा, अल्काली सॉइल में, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें सल्फर है, ठीक है। ये हो गया। और क्या हम लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए, नॉर्मल हम इसका जो रेजिस्टेंट क्रॉप है कौन सा है, सब बार्ली है, सुगर बीट, व्हीट, है ना, गेहूँ वगैरह हो गया, इसको भी हम लोग यूज करते हैं उस टाइप का जो सॉइल रहता है वहाँ पे, है ना। ये हो गया चीज़, है ना। और क्या रहते हैं, हम ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह यूज कर सकते हैं, है ना। जो हमारा स्टील इंडस्ट्री से बेसिक स्लैग निकलता है उसको भी यूज करते हैं, मतलब ये टाइप का सॉइल को रिक्लेमेशन करने के लिए, है ना। ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का प्रॉब्लमेटिक सॉइल। तो अल्काली सॉइल में बेसिकली कौन सा टाइप का स्टेट में ज़्यादा पाया जाता है, यूपी तरफ, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का बेसिक सॉइल, बेसिक प्रॉब्लमेटिक जो सॉइल है उसका सेकेंड टाइप। तीसरा टाइप का कौन सॉइल है, सलाइन अल्काली सॉइल। सलाइन अल्काली सॉइल, ये जो सलाइन अल्काली सॉइल मतलब ये क्या है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे ये जो सॉइल प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, ये दोनों सालिनिटी भी दिखाता है, सलाइन का प्रॉपर्टी मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम भी रहेगा, और क्या रहेगा इसमें, अल्कालाइन प्रॉपर्टी भी दिखाएगा, मतलब यहाँ पे सोडियम का मात्रा भी ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टाइप का सॉइल का कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है, देखो ये सलाइन तो है इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, है ना। और ये अल्कालाइन है इसलिए उसका ESP क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, कितना 15% से। और SAR क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, और इसका pH क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये हो गया उसका कैरेक्टराइजेशन। ये सलाइन अल्काली है इसलिए उसको भी हम दोनों मेथड से, जैसे हम सलाइन ड्रेनेज और क्या करेंगे, पायरेट्स वगैरह यूज करके दोनों का रिक्लेमेशन, जैसे अल्काली सॉइल का रिक्लेमेशन मेथड जो है इसका भी वही सेम है, ठीक है। याद रखिए कि तीसरा टाइप का हमारा सॉल्ट वाला सॉइल है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है। अब हमारा नॉर्मल जो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लमेटिक सॉइल कौन सा है, एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल, तो एसिडिक सॉइल मतलब आप क्या समझते हो, जो सॉइल में ज़्यादा कंसंट्रेशन का कौन सा पाया जाएगा, हाइड्रोजन आयन एंड एल्युमिनियम आयन, है ना। इसका कंसंट्रेशन जब हम सॉइल में पाया जाएगा वो क्या करता है, सॉइल को एसिडिक प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है, सॉइल ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये जो एसिडिक सॉइल बनने का उसका बहुत सारा रीजन है। कौन सा, पहला रीजन क्या है, ज़्यादा हाई रेनफॉल एरिया,
है ना। जब रेनफॉल ज़्यादा होता है वो क्या करता है, हमारे जो बेसिक कैटन जो रहता है कैल्शियम मैग्नीशियम, है ना, उसको लीचिंग कर देता है। मतलब नीचे जो हमारा जो सॉइल का जो अपर सरफेस है उसको नीचे अंदर नीचे तरफ उसमें घुल के नीचे चले जाता है। उससे क्या होता है, ऊपर का जो एरिया रहता है वो एसिडिक रहता है। ये एक रीजन है ना। दूसरा कौन सा तीसरा रीजन है, पेरेंट मटेरियल। जो पेरेंट मटेरियल मतलब जो सॉइल से एसिडिक, मतलब जो सॉइल जो है वो एसिडिक रहता है ना, जिसका पेरेंट मटेरियल एसिडिक रहता है, वो सॉइल से वो जो रॉक से जो सॉइल बनेगा, है ना, वो क्या रहता है, एसिडिक रहता है। जैसे कौन सा उसका एग्जाम्पल है, जैसे ग्रेनाइट है हमारा कौन सा, एसिडिक रॉक, है ना, उससे जो सॉइल बनेगा वो भी एसिडिक हो जाता है। तीसरा कौन सा है हमारा, एसिड वाला फर्टिलाइजर। एसिड वाला फर्टिलाइजर कौन सा है, जैसे आपको बताया था उस टाइम, एमोनियम सल्फेट, है ना। इससे क्या होगा, एमोनियम सल्फेट से क्या है, सल्फर H+ भी देता है और उसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा, सॉइल को ज़्यादा वो एसिडिक बनाता है। और क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। जो सॉइल में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, डिकम्पोज होके वो जो माइक्रोब्स रहते हैं ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट करते हैं, जिससे कि सॉइल थोड़ा एसिडिक हो जाता है। और क्या है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है वो क्या है, वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। वहाँ पे भी इसके कारण भी हमारा सॉइल एसिडिक बनता है। तो हमारा जो एसिडिक सॉइल है उसका नुकसान क्या होता है प्लांट, ये तो हो गया हमारा रीजन किसके कारण है, मतलब ये रीजन है जिसके कारण हमारा सॉइल एसिडिक बनता है। तो इंडिया का मिनिमम 56 मिलियन हेक्टर जो क्या है, एसिडिक सॉइल है। और ये बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है, असम, नॉर्थ ईस्ट, है ना, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा रहता है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे तो क्या है, सॉइल ज़्यादा एसिडिक रहता है। किसके कारण, क्योंकि इसमें वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, ज़्यादा ह्यूमिड रहता है। तो अब जो सॉइल एसिडिक बन गया, ठीक है, तो सॉइल दो टाइप के एसिड है, आपको बताया था। एक है कौन सा, एक्टिव, दूसरा कौन सा है, पोटेंशियल। एक्टिव एसिडिक क्या है, जब जो सॉइल का सॉल्यूशन एसिडिक रहता है, किसके कारण, सॉइल सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन और एल्युमिनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली सॉइल का पीएच को इंक्रीज करता है। क्योंकि हमारा जो प्लांट रहता है वो सॉइल सॉल्यूशन ही से ही न्यूट्रिएंट को लेता है। अब जब सॉइल सॉल्यूशन ही डायरेक्ट एसिडिक H+ एल्युमिनियम आयन रहता है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम एक्टिव एसिडिटी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्लांट के रूट के ऊपर वो हैम्पर कर रहा है। पोटेंशियल एसिडिटी मतलब ये आगे इन फ्यूचर एसिडिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है H+ आयन एल्युमिनियम आयन सॉइल का जो कॉलॉइड रहते हैं उसके साथ चिपक के रहता है, मतलब उसके साथ बाउंड होके बंध के रहता है, तो बाद में वो एसिडिक बन सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा एसिडिक, एक्टिव एसिडिटी, पोटेंशियल एसिडिटी, ठीक है। तो पोटेंशियल एसिडिटी में क्या होता है, सॉइल कॉलॉइड में हाइड्रोजन और एल्युमिनियम आयन रहता है। एक्टिव एसिड में क्या रहता है, सॉइल सॉल्यूशन में हमारा हाइड्रोजन और एल्युमिनियम आयन रहता है, ठीक है। ये हो गया दो टाइप का एसिडिटी। और एसिडिक के कारण हमारे प्लांट का क्या नुकसान होता है, देखो पहली बात क्या होता है, एल्युमिनियम आयन का टॉक्सिसिटी। एल्युमिनियम, देखिए मैं आपको बताया था, जब हमारा पीएच कम होता है क्या होता है, एल्युमिनियम आयन का, देखिए एल्युमिनियम इसमें ज़्यादा है, तो एल्युमिनियम जब सॉइल कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है वो क्या होता है, उसको टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब वो ज़्यादा जहरीला कर देता है। और क्या होता है, हमारे जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट है, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, इसका भी टॉक्सिसिटी पाया जाता है, ठीक है। और क्या पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब का डेफिशिएंसी पाया जाता है ना, इससे रूट इंजरी भी होता है। और क्या होता है, यहाँ पे फंगस का ग्रोथ ज़्यादा होता है। ये टाइप का सॉइल में आपको बताया था, फंगस का ग्रोथ के लिए कौन सा टाइप का सॉइल चाहिए, एसिडिक पीएच। तो एसिडिक पीएच में जो फंगस का ग्रोथ होता है वो क्या होता है, बहुत सारा रूट रॉट डिजीज, ये सब बहुत सारे डिजीज भी करवाता है। तो ये हो गया हमारा एसिडिक सॉइल का नुकसान। तो एसिडिक सॉइल का नुकसान के बाद हम उसका क्या देखेंगे, हमारा इसका रिक्लेमेशन देखेंगे कि कैसे एसिडिक सॉइल को हम सुधार सकते हैं। देखिए एसिडिक सॉइल का सुधारने का एक ही जो मेथड है, क्या है, लाइम, है ना, लाइम क्या है, चूना, है ना। तो जब हम लाइम देते हैं ना, लाइम जो है, अच्छा लाइम कौन सा है, लाइम हो गया हमारा, लाइम का बहुत सारा है, COS2 है, लाइम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, डोलोमाइट हो गया, जो कैल्शियम बेयरिंग मिनरल रहता है CaMgCO3 ये सब जो कैल्शियम वाला रिच जो चीज़ रहता है उसको हम डालते हैं, जिससे कि कैल्शियम के कारण वो क्या करता है, पीएच को रिड्यूस कर, मतलब पीएच जो रहता है एसिडिक पीएच से अल्कली पीएच को, उसको पीएच को बढ़ाता है ना, जिससे कि उसका रिक्लेमेशन होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली लाइम, उसी हिसाब से हमारा लाइम रिक्वायरमेंट डिसाइड होता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप का
जो हमारा लाइमिंग मटेरियल रहता है उसको ना एक तो यूनिट में ये करते हैं, मतलब एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू या कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। मतलब वो ये बताता है कितना कार्बोनेट चाहिए, कितना लाइमिंग मटेरियल चाहिए एक कार्बोनेट के बराबर। तो एक कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट कितना है, 100 है CaCO3 का। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है 40 प्लस इसका कितना 16, तो 56 है ना, इंटू 100 है ना। इससे क्या होता है, उसका न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू निकलता है। तो उससे पता चल रहा है कौन सा लाइमिंग मटेरियल अच्छा है। आपको बस याद रखना है न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। उससे आपको बस समझना है न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू का मतलब क्या है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट मतलब क्या है, उसके बराबरी कितना है, कितना बराबरी है, मतलब ये कितना गुना डालेंगे तो उसका बराबर रहेगा। मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बराबरी कितना है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू। तो हम लाइमिंग मटेरियल यूज करते हैं हमारा सॉइल का एसिडिक को कम करने के लिए। तो आपके मन में एक तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि जिप्सम में भी तो लाइम होता है तो उसको क्यों नहीं डालते हैं। देखिए पहली बात, जिप्सम में तो लाइम तो कैल्शियम तो रहता है, बट उसमें सल्फर जो सल्फेट भी रहता है। तो ये जब हम उसमें डालेंगे सॉइल में, वो H2O के साथ पानी के साथ मिलकर क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, जो कि और ज़्यादा एसिडिक बना देता है। इसलिए हम लोग जिप्सम को यूज नहीं करते एसिडिक सॉइल में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये हो गया। और एक टाइप का हमारा प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, कौन सा है, एसिड सल्फेट सॉइल। एसिड सल्फेट सॉइल, तो आपका यहाँ पे एसिड सल्फेट एक थोड़ा नॉलेज तो आज गया होगा कि ये क्या टाइप का सॉइल होता है, एसिड सल्फेट सॉइल। और एक चीज़, एसिडिक टाइप का जो सॉइल रहता है वहाँ के हम क्रॉप भी कौन सा यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लूबेरी, टी, पोटैटो, राइस, ये सबको हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये सब एसिडिक फेज में ग्रो होता है। हमारा एसिड सल्फेट सॉइल आपको बताया था, एसिड सल्फेट सॉइल कहाँ पे होता है, जो सॉइल में पायरेट्स FeS2 है ना, पायरेट्स इसको बोलते हैं, है ना, ये ज़्यादा रिच रहता है। उस टाइप का सॉइल जब वाटर लॉक्ड कंडीशन में रहता है, वाटर लॉक्ड कंडीशन में रहता है, फिर अचानक उसमें ड्रेनेज हो जाता है, मतलब पानी चले जाता है, वो क्या होता है, FeS2 क्या करता है, हमारे H2O के साथ मिलके, है ना, ऑक्सीडेशन होकर उसका क्या बनाता है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड करके वो जो सॉइल को ज़्यादा एसिडिक बना देता है। इस टाइप का सॉइल को क्या बोलते हैं, कैट क्ले भी बोलते हैं, कैट क्ले सॉइल भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, बेसिकली केरला, वेस्ट बंगाल, इधर साइड, ठीक है। ये था हमारा प्रॉब्लमेटिक सॉइल, ठीक है, एंड उसका रिक्लामेशन। तो एक चीज़ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पता करना चाहिए टेबल फॉर्म में कि कौन सा एसिडिक सॉइल का कैरेक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन आपका वही पूछता है बेसिकली, ठीक है। पहला टाइप का जो सॉइल है सलाइन, ये 4 टाइप का आप देख लीजिएगा। अल्कालाइन, ये कौन सा है, सलाइन, अल्कालाइन, है ना, ये 3 टाइप का सॉल्ट है। EC, ESP, SAR, pH, ठीक है, ये तो हो गया। देखिए सलाइन है मतलब क्या है, इसका मेन कैरेक्टराइजेशन क्या है, EC, तो EC इसका क्या है, ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 4। देखिए 4, 15, 13 याद रखेंगे, वो कांस्टेंट है ना, ग्रेटर देन 4 हो गया। अल्कालाइन है मतलब क्या है, इसका EC कम होगा। सलाइन अल्कालाइन है मतलब क्या है, सलाइन यहाँ पे है ना, सलाइन वर्ड है मतलब क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे सलाइन है, अल्कालाइन नहीं है, तो ESP क्या होगा, कम होगा, कितना, 15 से। अल्कालाइन है वर्ड मतलब क्या होगा, ज़्यादा होगा। सलाइन एंड अल्कालाइन मतलब अल्कालाइन वर्ड यहाँ पे भी आ जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट SAR, उसमें भी वही सेंट होगा, कम होगा 13 से। यहाँ पे अल्कालाइन है मतलब ज़्यादा होगा, क्योंकि S पर क्या है, सोडियम है, मतलब अल्कालाइन सॉल्ट। सलाइन अल्कालाइन मतलब क्या है, यहाँ पे सलाइन अल्कालाइन मतलब लिखा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्कालाइन एक ठो वर्ड है। तो आपको यही जो टर्मिनोलॉजी से पता चलेगा कि ESP SAR कितना होगा। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा सलाइन सॉल्ट, उसका बहुत सारा ऑप्शन दे देगा ये तीनों में से, तो आपको पूछेगा कौन सा है इनमें से। तो इसका pH कितना होगा, सलाइन का pH कितना है, 8.5 अराउंड होते से 8.5 से लेस देन होगा। अल्कालाइन है मतलब pH ज़्यादा होगा 8.5 से, और सलाइन अल्कालाइन मतलब ग्रेटर देन 8.5 से ज़्यादा होगा। तो ये था उसका बेसिक फंडा, आपको याद करना है। सलाइन है मतलब EC हमेशा ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी सलाइन वर्ड है मतलब EC ज़्यादा होगा। अल्कालाइन यहाँ पे 2 जगह है, तो ESP SAR ज़्यादा होगा, और यहाँ पे कम होगा क्योंकि यहाँ पे अल्कालाइन वर्ड ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ को आपको याद रखना है, बेसिक फंडा है, ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लमेटिक सॉइल। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, थैंक यू।